नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे बेसिक्स ऑफ स्ट्रक्चरल जियोलॉजी की, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। हालांकि मैं मेरे सारे लेक्चर्स में ये कहता हूँ कि ये सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, और वो है भी इम्पोर्टेंट करके। तो ये एक जो फोटोग्राफ अभी आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पे, ये एक्सटेंसिवली डिफॉर्म्ड फॉर्मेशन है, और ये फ़ोटोग्राफ जो है ये हिमालय का है। और अगर इसको ध्यान से देखें तो ये रॉक्स जो हैं इसमें ये काफ़ी फ्रेजाइल हैं, क्योंकि ये डिफॉर्म हुए हैं। और इसमें आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये कोई पैटर्न बना रहे हैं आपके यहाँ पे, तो इस तरह का एक ये पैटर्न बन रहा है आपका। तो ये जो है हमारा बेसिकली जो एक फोल्डिंग हुआ है यहाँ पे। तो ये फोल्डिंग जो है ये नॉर्मल कंडीशंस में नहीं होगा, ये बिकॉज ऑफ आपका कंप्रेशनल डिफॉर्मेशन है करके। मेनली हम लोग कहें कि ये शेयरिंग हुआ है इसका। तो ये जो है डिफॉर्मेशन को समझना और इसको अपने इंटरप्रिटेशन में इनकॉर्पोरेट करके, और आगे जो कंस्ट्रक्शंस होने हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलपमेंट हम लोग बात करते हैं, तो उसमें इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले होता है करके। हालांकि अभी ये देखा गया है कि जो भी हिमालयाज़ में लैंडस्लाइड्स हो रही हैं वो भी कहीं ना कहीं ये डिफॉर्मेशन उसको प्रभावित करता है करके। तो ये फोल्डेड सीक्वेंस हैं आपकी हिमालयाज़ में। तो हम लोग इसकी बेसिक कंसेप्ट को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, हालांकि बहुत गहराई में नहीं जाएंगे, लेकिन फिर भी जो है हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको आपको एक सरल भाषा में इसको समझाया जाए कि इसका महत्व क्या है करके। स्ट्रक्चरल जियोलॉजी क्या है करके। स्ट्रक्चरल जियोलॉजी जनरली ये देखा गया है कि स्टडी ऑफ डिफॉर्म्ड मटेरियल ऑफ अर्थ एक्चुअली, ठीक है। और वो किस तरीके से डिफॉर्म हुआ है, वो क्या डायरेक्शनल स्ट्रेस था उसकी वजह से हुआ है, या आपका यूनिफॉर्म स्ट्रेस में डिफॉर्म हुआ है। तो वो क्या एक सिंपल हम लोग कह लें कि प्योर शेयर हुआ है या सिंपल शेयर हुआ है करके, किस तरह से उसका डिफॉर्मेशन हुआ है, वो एक जानकारी देता है इसके बारे में जब हम लोग स्ट्रक्चरल जियोलॉजी की बात करते हैं करके। ये वो ब्रांच है जियोलॉजी का जो कि ये भी बताता है कि आपका स्ट्रक्चर्स इन रॉक्स, ये इसकी ओरिजिन क्या थी, ये कब बने थे, अकरेंस इसका बताता है, कहाँ पे बने थे, टाइम फ्रेम के बारे में बताता है कि किस समय बने हैं, ये भी हम लोग पता लगा सकते हैं। हाँ, आजकल जो है हम लोग जो है एडवांसमेंट हुआ है साइंस में, तो हम लोग डेटिंग टेक्निक्स यूज़ करते हैं। तो अगर डेटिंग नहीं है तो भी हम लोग इसके बारे में पता लगा सकते हैं कि ये ओल्डर है या यंगर है करके, और इसके क्या रीजंस रहे, क्या कॉजेज़ हैं करके। भाई प्लेट टेक्टोनिक्स ही आपका एकमात्र रीज़न था कि ये डिफॉर्मेशन हुआ है। हालांकि सबसे ज़्यादा जो डिफॉर्मेशन देखा गया है अमूमन वो प्लेट टेक्टोनिक्स के वजह से ही है। आपके कोलिशन हो या सबडक्शन हो या आपका डाइवर्जेंट हो, इसी वजह से ये डिफॉर्मेशन देखा गया है। और जो हिमालयाज़ भी बने हैं वो इसी तरह से बने हैं करके। तो हम लोग हमेशा ये चीज़ें जो हैं हमारे अपने बच्चे जो हैं स्टूडेंट्स को दिखाते हैं करके, और फील्ड वर्क जनरली हमारा बहुत ही अहम है, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं ऑफ कोर्स आप कुछ हद तक सैटेलाइट डेटा से इंटरप्रेट कर सकते हैं, लेकिन फील्ड इन्वेस्टिगेशंस इसके लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत सटीक जगह पे आपका ये पता होना चाहिए कि ये डिफॉर्मेशन किस एरिया में है। इसी तरह से अगर हम लोग बात करें कि जो अभी लैंडस्लाइड्स हो रही हैं हमारी, हालांकि लैंडस्लाइड पे हम लोग बात करेंगे, इसमें एक अलग से पूरा लेक्चर होगा उस पर, लेकिन लैंडस्लाइड्स कहाँ कहाँ हो रही हैं और क्यों हो रही हैं करके उतनी, तो वो चीज़ें भी हम लोग बात करेंगे। और डिफॉर्मेशन जो ये हो रहा है, ये डिफॉर्मेशन अल्टीमेटली जो है ये रॉक्स के और मटेरियल जो है अर्थ मटेरियल की शेयर स्ट्रेंथ को अफेक्ट करता है। तो अगर उसकी क्षमता ही हमने अगर घटा दी, क्योंकि उसको डिफॉर्म कर दिया, उसका बहुत ही फ्रेजाइल हो गया, तो उसकी स्ट्रेंथ जो है, जो भी ओवरबर्डन आ रहा है, या तो आप कंस्ट्रक्शन की बात करें, उसके ऊपर बिल्डिंग्स की लोड दें, तो वो अगर है तो वो आपका क्षतिग्रस्त होगा उसमें। तो ये हम लोग कहते हैं कि भाई रॉक्स के एटीट्यूड क्या है, क्या क्या एटीट्यूड्स होते हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है इसका। तो इसमें हम लोग बात करेंगे कि हम लोग किस तरह से ये डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स को हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं और क्या मेजरमेंट्स हम लोग इसके लेते हैं करके। तो हम लोग कहते हैं इसके एटीट्यूड्स ऑफ रॉक, और दो ही
कॉमन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं इसमें एटीट्यूड ऑफ रॉक्स में, वो है आपका कि जब भी आपका मटेरियल या रॉक्स जो डिफॉर्म हुआ है करके, ये एक एग्जांपल दिखाया गया है जहाँ पे आपका रॉक डिफॉर्म हुआ है तो वो किस तरह से वेरी कर रहा है आपका। तो हमारे एक ये फोल्डिंग होगा, मतलब हम लोग सिंपल से अगर कह लें कि ये भाई पहले ये सिंपल लेयर्स थे इस तरह के, और जब इसको हमने स्ट्रेस दिया, यहाँ पे फोर्सेस लगाएं आपके, तो ये फोर्सेस ने आपका जो है इसको पूरा जो है वो आपका ये डिफॉर्म करना शुरू किया। तो इस तरह से ये डिफॉर्म होंगे। तो ये जो डिफॉर्मेशन हुआ है इसको हम लोग कहते हैं फोल्ड, और या तो कहते हैं फोल्डिंग जो है। और इसीलिए आपने अगर लिटरेचर में देखेंगे, जो भी पब्लिश्ड लिटरेचर है और जो बात आती है, हम लोग हमेशा कहते हैं कि हिमालय क्या है, हिमालय जो है वो है आपका फोल्डेड माउंटेन चेन है आपकी। तो एक श्रृंखला नहीं है। इस तरह से अगर प्लान व्यू में देखें तो हमारे पास तमाम अलग अलग जो है फोल्डेड माउंटेन चेन्स हैं, जिसको हम लोग कहते हैं हायर हिमालयाज़, फिर ये लेसर हिमालयाज़ हैं आपका, और ये सब हिमालयाज़ हैं आपके। तो ये एक, अगर इसको क्रॉस सेक्शन में देखेंगे तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा आपको। तो ये जो है आपका इंडो गैंजेटिक प्लेन हो गया यहाँ पे, ये आपका सब हिमालय हो गया, ये आपका लेसर हिमालय है, और ये आपका हायर हिमालय है। तो जैसे जैसे हम लोग इंडो गैंजेटिक, मतलब ये साउथ है और ये नॉर्थ है, तो अब अगर नॉर्थ की तरफ बढ़ेंगे आपका तो हाइट इंक्रीज़ होता है और ये फोल्डेड माउंटेन चेन्स हमको दिखाई देते हैं करके। तो ये जो फोल्डिंग हुआ इसमें जो भी मटेरियल में, तो ये बड़े लार्ज स्केल पे फोल्डिंग दिखाई देता है। तो ये हमेशा देखा गया है कि ये एक कॉम्बिनेशन में हमको मिलता है, और इसका कॉम्बिनेशन जो है, अगर ये जो बीच में ये वाला जो पोर्शन है ये डिप्रेशन है और ये इसका ट्रफ है आपका, ये अप है करके, तो इसको कहा गया एंटीक्लाइन। और दूसरा जो है जिसको बीच में दो एंटीक्लाइन के बीच का होगा उसको हम लोग कहते हैं सिनक्लाइन करके। सिनक्लाइन यानी एक आपका बेसिन टाइप होता है करके। तो इसमें हम लोग और चीज़ें देखते हैं कि ये क्या है करके, सिनक्लाइन एंटीक्लाइन क्या है, फिर आपका फोल्ड एक्सिस क्या होता है, ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। जबकि हम लोग जब मेजरमेंट्स करते हैं, ओवरटर्न एंटीक्लाइन या ओवरटर्न फोल्ड क्या होता है करके, थ्रस्ट फॉल्ट क्या होता है, ये भी बारे में हम लोग जानेंगे करके। और अगर मान लो कि ये एरिया जो है जो कि डिफॉर्म हुआ था, ये अगर इरोड हो गया है, तो इरोजन के बाद ये कैसे दिखेगा वो दिखाया गया है इसमें। तो डिफॉर्मेशन मेनली यहाँ पे जो दिखाया है वो कंप्रेशनल एनवायरनमेंट में दिखाया है कि दोनों तरफ से आपका दबाव बन रहा है। तो ये क्या होगा कि ये तो बेसिकली जो है हमारा, ये अगर हम लोग दबाव करते हैं तो ये उठता है हिस्सा पूरा, तो इसको फोल्डिंग का ये पार्ट किया है। तो जैसे मैंने ये बताया, ये सिंपल एक उसका क्रॉस सेक्शन है। तो हम लोग अगर इसको देखें तो ये हिमालय का को फोल्डेड माउंटेन चेन आपका दर्शाता है करके। आगे बढ़ते हैं, आगे देखें क्या एटीट्यूड्स हैं रॉक्स के मेनली। और स्टाइल ऑफ डिफॉर्मेशन की अगर बात करें तो डिफरेंट स्ट्रेस जो पैटर्न्स हैं हमारे, उसमें क्या क्या होगा। तो जो तीन तरीके के डिफॉर्मेशन और उन तीन तरीके के कॉम्बिनेशन भी देखे गए हैं। तो मेजर अगर क्लासिफिकेशन करते हैं हम लोग डिफॉर्मेशन का, तो तीन तरीके के दिखते हैं। एक होता है आपका टेंशन, दूसरा होता है आपका कंप्रेशन, और आपका शेयर होता है करके। तो ये तीन तरीके के डिफॉर्मेशन, हालांकि ये दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, इसका भी इसका कॉम्बिनेशन हो सकता है करके, या तो इसका हम लोग देखें, ज़्यादातर देखा गया है तो इसका और ये वाला कॉम्बिनेशन में देखते हैं हम लोग करके। तो अगर ये तीन तरीके की डिफॉर्मेशन है जिसमें हम लोग आपका स्ट्रेस और स्ट्रेन क्या करेगा, उसका इफ़ेक्ट क्या होगा अल्टीमेटली आपका, तो यहाँ पे देखा गया कि जब ये टेंशन होगा तो इसको हम लोग बेसिकली एक्सटेंशन के उसमें देखते हैं। सो एक्सटेंशनल टेक्टोनिक एनवायरनमेंट है ये आपका। ये हो जाएगा आपका जो है ये कॉम्प्रेशन है, कॉम्प्रेशनल टेक्टोनिक्स हैं आपका। और ये आपका जो होता है हम लोग कहते हैं इसको स्ट्राइक स्लिप। तो ये स्ट्राइक स्लिप क्यों कहा गया है,
ये वर्ड यहाँ पे क्यों लगाया है और स्लिप के बारे में क्या है, तो ये हम लोग देखेंगे, आगे देखते हैं करके। अब उससे पहले हम लोग ये देख लें कि ये क्या इफेक्ट क्या होगा इसका। तो जब हम लोग कहते हैं कि एक्सटेंशनल टेक्टोनिक एनवायरनमेंट है, तो ज़्यादातर ये होता है कि थिनिंग ऑफ क्रस्ट होगा, आपका जो भी अर्थ क्रस्ट है वो थिनिंग होगा जो पोर्शन से, और ये सतह टूटेगी आपकी। और ये जनरली हमने देखा गया है कि इसमें जो है ये एक्सटेंशन में नॉर्मल फॉल्ट्स बनते हैं, जिसमें ये वाली वॉल जो है इसको हम लोग कहते हैं कि ये आपकी फुटवॉल है, जो कि फुटवॉल जो है यूजुअली स्टेशनरी होती है और ये मूव करेगी आपकी हैंगिंग वॉल। तो इसी तरह से यहाँ पे जो है ये हैंगिंग वॉल होगी, ये कॉम्प्रेशनल टेक्टोनिक एनवायरनमेंट में ये ऊपर जाएगी करके, और इसके रिलेशन में ये नीचे रहेगी, ये फुटवॉल होगी। इसमें आपको देखना पड़ेगा कि कौन सी वाली ये लैटरल स्लिप है, इसमें कोई हैंगिंग वॉल फुटवॉल की बात नहीं हो रही है करके, ये लैटरल स्लिप है। और ये एक डायरेक्शन है, आपका जो स्ट्राइक है वो हम लोग एक कहते हैं कि एक ओरिएंटेशन है, उस ओरिएंटेड लाइन के अलॉन्ग, फॉल्ट लाइन के अलॉन्ग ये मूवमेंट होगा। तो जो ब्लॉक हमारी तरफ आ रहा है उस ब्लॉक के बेसिस पे इसको हम लोग कहेंगे। तो राइट और लेफ्ट हैंड है हमारा, तो राइट अगर हमारी तरफ आ रहा है तो उसको राइट लैटरल कहेंगे। इस केस में जो दिखाया गया है ये लेफ़्ट वाला ब्लॉक हमारी तरफ आ रहा है, तो ये वाला जो है हम लोग कहेंगे इसको लेफ़्ट लैटरल, पूरा लिख देते हैं इसमें। तो इसको कहते हैं लेफ़्ट लैटरल, क्योंकि लैटरल मूवमेंट हो रहा है इसमें, लैटरल स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट इसको कहेंगे करके। तो इसमें ऊपर नीचे वाली बात नहीं हो रही, इसमें स्लाइडिंग की बात हो रही है। अगर ये मान लीजिए कि राइट ब्लॉक अगर हमारी तरफ आ रहा होगा तो इसको राइट लैटरल कहेंगे। तो इसमें बेसिकली जो हम लोग देखें कि यहाँ पे जो आपका थिनिंग ऑफ क्रस्ट हुआ, यहाँ पे आपका फोल्डिंग दिख रहा है कॉम्प्रेशनल में, और जो लैटरल शेयर हो रहा है उसमें आपका जो बेंडिंग मूवमेंट होगा करके, और फाइनली ये क्रैक करेगा, फ्रैक्चर करेगा उसके अलॉन्ग में। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ डिफॉर्मेशन है, स्टाइल ऑफ डिफॉर्मेशन अंडर डिफरेंट स्ट्रेस कंडीशंस एक्चुअली। तो ये एक बात है जो कि हम लोग को ओवरऑल डिफॉर्मेशन पैटर्न देखी जाती है, जहाँ पे भी आपका प्लेट बाउंड्रीज हैं या जहाँ पे सबडक्शन हो रहा है या तो आपका एक्सटेंशन हो रहा है, तो ये देखा गया है बेसिकली। तो ये नॉलेज को आगे बढ़ते हैं। तो एटीट्यूड्स ऑफ रॉक्स में अब जो बात हमने कही थी स्ट्राइक वाली वो क्लियर होगी। तो एटीट्यूड्स ऑफ रॉक्स हैं, उसमें दो ही चीज़ें जो हैं हमारी इम्पॉर्टेंट हैं, और वो ये है कि अगर मान लो कि आप रॉक मास लेते हैं या तो कोई लेयर्ड मटेरियल लेते हैं, जो कि हम लोग इसको कहते हैं स्ट्रेटिफाइड, तो वो अगर आप लेते हैं तो व्हेन दे आर सब्जेक्ट, क्योंकि थंब रूल ये कहता है कि आपका मटेरियल जो है वो हॉरिजॉन्टली ही डिपॉजिट हुआ है, वो ऐसे नहीं हुआ था, ये डिपॉजिशन नहीं हुआ था, इस तरह से ही डिपॉजिट होता है करके। इवन अगर हम लोग कहते हैं कि जो मैग्मा के ऊपर लावा फ्लो करता है वो भी लावा हॉरिजॉन्टली ही डिपॉजिट होगा करके, और लेयर बनेगी लावा की। तो वो और अगर सेडिमेंट्स जो हैं, वो सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में जब हमने पढ़ा था, तो जो सेडिमेंट्स रॉक्स बनने से पहले जो डिपॉजिट हुआ होगा वो डिपॉजिशन जो है वो हॉरिजॉन्टल पैटर्न में ही हुआ होगा। तो ये एक थंब रूल लेके चलते हैं हम लोग। लेकिन अमूमन ये देखा गया है कि इस तरह के जो रॉक्स हैं वो बहुत कम जगह पे ये हॉरिजॉन्टल देखे जाएंगे, नहीं तो ये देखा गया है कि ये इंक्लाइंड है इस तरह से। तो ये इंक्लिनेशन कैसे आया आपका, ये जो इंक्लिनेशन था, ये इंक्लिनेशन आपका कैसे बना करके, तो ये बेसिकली जो हम लोग कहते हैं कि ये आपका टोपोग्राफी जो एग्जिस्ट किया था उसकी वजह से था ऐसा, क्योंकि ऑलरेडी स्लोप था। लेकिन ये स्लोप बना कैसे, स्लोप इरोजन की वजह से भी हो सकता है, लेकिन अमूमन ये देखा गया है कि ये डिफॉर्मेशन की वजह से आपका ये स्लोप बना है आपका करके। तो ये लार्ज स्केल में अगर देखेंगे तो हमको कुछ यही हिस्सा नज़र आता है, तो हम लोग उसको इंक्लाइन बेड कहते हैं। और अगर तो अब जो ये है, ये हम लोग बेसिकली कह रहे हैं यहाँ पे कि द रॉक मासेस और लेयर्ड और स्ट्रेटिफाइड, स्ट्रेटिफिकेशन हम लोग कहते हैं इसको, ये वाले जो लेयर्स हैं हॉरिजॉन्टल लेयर्स हैं, व्हेन सब्जेक्टेड टू टेक्टोनिक फोर्सेस, यानी आपकी टेक्टोनिक एक्टिविटी में जो हम लोग प्लेट टेक्टोनिक्स की बात करते हैं, दे विल बी ईदर टिल्टेड और बेंड, मतलब अगर या तो ये इंक्लाइन हो जाएंगे या तो ये पूरा के पूरा आपका बेंड होंगे, क्योंकि हम लोग फोल्डिंग के बारे में बात कर रहे थे। तो इसमें जो है ये दो
चीज़ें निकल के आएगी जो कि हम लोग यहाँ पे एक बात कर रहे हैं वो टिल्टिंग की जो है। तो टिल्टिंग कैसे कह रहे हैं हम लोग, जो कह रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल था अब ये टिल्ट हो गया, तो ये हम लोग ये कुछ इंक्लिनेशन की बात कर रहे हैं, तो इसमें एंगल भी शामिल होता है करके। तो दिस टिल्टिंग और इंक्लिनेशन जो है रिजल्ट इनटू टू इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स विच डिफाइंस द एटीट्यूड ऑफ बेड्स और स्ट्रेटा। मतलब जो ये लेयर्स थी, ये अगर टिल्ट होगी तो इसमें दो एटीट्यूड आपके आएंगे और वो होते हैं आपके, एक तो स्ट्राइक और डिप। तो ये जो हम लोग बात कर रहे हैं स्ट्राइक और डिप, इसलिए आप ये चीज़ें जो आपने देखा होगा कि जियोलॉजिस्ट जो होते हैं, और इवन आजकल तो हम लोग जो अपना उसमें भी यूज़ करते हैं मोबाइल में भी, एक होता है हम लोग कहते हैं क्लाइनोमीटर, या तो आपका कहते हैं कि जो है कंपास हम लोग यूज़ करते हैं। तो कंपास में हम लोग क्या क्या देख रहे हैं, हम लोग डायरेक्शन देख रहे हैं मैग्नेटिक नॉर्थ से लेके, ठीक है। और उसमें एक इंक्लिनेशन मीटर भी होता है जिसको हम लोग आपका कहते हैं कि वो डिप मेजर करता है, वो कितना डिप कर रहा है, डिप गहराई वाला नहीं, ये वाला एंगल कितना हो रहा है करके। तो ये स्ट्राइक और डिप मतलब किस डायरेक्शन में है, ओरिएंटेशन उसका क्या है, और वो डिप किस डायरेक्शन में कर रहा है, ये देखते हैं। और डायरेक्शन डिप के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। तो अगर मान लीजिए कि हॉरिजॉन्टल है और विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल ये डिप कर रहा है, तो हम लोग ये कहते हैं ये एंगल कितना है आपका। तो ये भी एक मेजर होता है करके। और अगर ये प्लान व्यू में अगर देखते हैं इसको, हम लोग अगर इसको देखें तो ये करीब ये लाइन ऐसे जाएगी, तो ये आपकी हो जाएगी स्ट्राइक, ये हो जाएगी स्ट्राइक। और ये आपका सेक्शन व्यू है आपके पास। तो ये सेक्शन व्यू में आपका अगर लेयर इस तरह से डिप कर रहा है, ये आ रहा है, तो इस सरफेस पे तो आपको यही नज़र आएगा, ऐसे हॉरिजॉन्टल नज़र आएगा, लेकिन ये इंक्लाइन हो रहा है यहाँ पे करके। तो ये होगा हमारा, ये डिप होगा, इसको हम लोग डिप कहेंगे। तो डिप एंगल है, और ये हो जाएगी आपकी स्ट्राइक विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्थ ले लो आप करके। तो हम लोग ये इसको जो कहते हैं स्ट्राइक और ये डिप, ये आगे हम लोग बात करते हैं इस पर करके। तो बेसिकली ये कहना है कि हॉरिजॉन्टल डिपोजिशन हुआ, टेक्टोनिक फोर्सेस के वजह से ये टिल्ट हुआ या बेंड हुआ या फोल्डिंग हुआ, और इसमें दो एटीट्यूड्स जो हैं, दो कंपोनेंट्स जुड़ गए। एक तो है ये किस डायरेक्शन में जा रहा है और क्या ओरिएंटेशन है इसका विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्थ, और ये कितना किस डायरेक्शन में टिल्ट कर रहा है और कितना अमाउंट इसका है करके, दैट इज़ एंगल विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल। तो ये दो चीज़ें हैं जो है वो काफ़ी कॉमनली हम लोग मेजर करते हैं फील्ड में। और ये अमाउंट ऑफ टिल्ट जो है या तो अमाउंट ऑफ डेप्थ जो है, ये भी बहुत मैटर करती है। और ये मैटर करेगी आपकी कि अगर मान लीजिए कि कुछ एंगल से बहुत ज़्यादा है, ये ज़्यादा टिल्ट है, तो ये स्लिप होने के चांसेस हैं इसके। तो ये इसकी जो है ये इम्पोर्टेंस बढ़ाता है कि ये हमको डायरेक्शन क्यों करना है। स्ट्राइक को कैसे डिफाइन किया गया है, तो इसको देखें तो ये एक इमेजिनरी लाइन है जो कि हम लोग कंसिडर करते हैं ऑन सरफेस। मतलब ये आपका अगर सरफेस है और आपने इसको जो है, ये आपके यहाँ पे टिल्टेड बेड्स हैं सारे, ये है, तो ये आपकी जो सरफेस पे लाइन होगी, ये हम लोग एक इमेजिनरी लाइन लेंगे इसको। तो ये एक लाइन है करके, तो इसको आगे समझते हैं करके। सो इज एन इमेजिनरी लाइन ऑन द सरफेस दैट मार्क्स द डायरेक्शन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द बेडिंग प्लेन विथ द हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन है आपका, और ये आपका जो है ये आपका बेडिंग प्लेन जो ये है आपका, तो इसके जो इंटरसेक्शन होगा उसको हम लोग कहेंगे ये है। और ये कंपास डायरेक्शन इज़ यूजुअली एक्सप्रेस्ड एज बेयरिंग, मतलब नॉर्थ से कितना आपका वो है करके। तो इसके लिए हमारे पास कंपास है। जैसे मैंने कहा कि आजकल स्मार्टफोन में भी आपके पास कंपास होता है, तो आप उसका डायरेक्शन ले सकते हैं। तो इसको लिखा जाता है कुछ इस तरह से कि नॉर्थ 30 डिग्री ईस्ट। तो हम लोग अगर ये ले लेते हैं आपका जो है ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट हो गया, कंपास में ये उल्टा होता है करके। तो अगर मान लीजिए कि आपका ये डायरेक्शन यहाँ पे ऐसे आया करके, तो हम लोग मान लें कि यहाँ पे आपका 45 डिग्रीज था, तो हम लोग इसको कहेंगे कि ये डायरेक्शन जो है ये स्ट्रक्चर का नॉर्थ 45 डिग्री ईस्ट है। तो आप लोग इजीली इसको वो कर सकते, 30 है तो क्या करीब करीब यहाँ पे होगा आपका। तो इस तरह से इसको दर्शाया जाता है, जो कि हम लोग रीडिंग कहते हैं इसको करके। तो अब और सरल तरीके से अगर हम लोग समझते हैं इसको,
तो ये दो पिक्चर्स हैं यहाँ पे आपके। तो लेफ़्ट में जो है वो एक दिखाया गया कि सिंपल अगर मान लो कि आप एक हट की या तो किसी घर की टॉप ले लो, झोपड़ी की, तो ये आपके पास यहाँ पे दो, बिकॉज जब भी फोल्डिंग होती है तो वो कुछ इस तरह से होगी करके आपकी। तो यही चीज़ आपको दर्शाने की कोशिश की है। तो फोल्डिंग जब हो रही है आपकी, तो ये फोल्डेड जो सरफेस है, तो ये हट का अगर मान लो कि ये जो ये एरिया था पूरा, तो इससे जो एक आपका स्ट्राइक लिखेगा, मैं मान लीजिए कि ये लाइन जो निकल रही है ये इमेजिनरी लाइन है मेरी, तो ये स्ट्रक्चर की जो है वो स्ट्राइक हो जाएगी, जो कि यहाँ पे दिखाया गया है। ये जो लाइन है आपकी, ये जो लाइन है ये स्ट्राइक डायरेक्शन है आपकी। और ये किस डायरेक्शन में डिप कर रहा है, ये वाला एरिया तो इस डायरेक्शन में डिप कर रहा है करके, और ये जो है ये इस डायरेक्शन में डिप कर रहा है। तो ये डबल डिप डायरेक्शन है, इसकी डायरेक्शन दो हैं करके। तो हम लोग इससे भी कह सकते हैं कि ये आपका फोल्ड है, और ये फोल्ड जो मैं आगे कह रहा था कि इसको एंटीक्लाइन कहते हैं करके, तो एंटीक्लाइन को देखेंगे करके। और ये जो हम देख रहे हैं कि ये इतना आसानी से हमको इस तरह के स्ट्रक्चर्स बहुत ही स्मॉल स्केल एक्सपोजर में मिलेंगे, लार्ज स्केल में नहीं मिलेंगे। अगर मान लो कि आप ये देखना चाहते हैं कि हिमालय में अगर इस तरह के हमको देखना है, तो हिमालय में तो ये आसान नहीं है कि एक ही बार में आप लोग इसको देख पाएंगे करके, बहुत ही बड़ा, क्योंकि बहुत जाइजेंटिक फोल्डिंग हुआ है, इतना स्मॉल स्केल पे नहीं हुआ है। लेकिन कुछ एरियाज़ में आप देख पाएंगे, जबकि जहाँ पे माइनर फोल्डिंग आपको दिखता है, जैसे मैंने वो फोटोग्राफ दिखाया था आपको पहले जब शुरुआत में। तो ये जो प्लेन है ये आपका इमेजिनरी प्लेन है, और इसका जो इंटरसेक्शन हुआ आपका, जो यहाँ पे ये वाला और जो ये प्लेन का, हॉरिजॉन्टल प्लेन का ये इंटरसेक्शन लाइन जो है, ये इमेजिनरी लाइन को हम लोग स्ट्राइक लाइन कहते हैं करके। अब आगे बढ़ते हैं, तो अब डिप को देखें, तो ये वाला जो था हमारा स्ट्राइक की बात हो गई करके, और डिप की भी यहाँ पे कुछ हद तक बात हुई है, क्योंकि यहाँ पे जो हम लोग देख रहे हैं करके, तो ये जो है आपका डिप है, ये आपका इस लेयर मतलब ये वाला और इसके बीच का आपका एंगल है करके, ये स्लोप है आपका करके। तो डिप डायरेक्शन ये नहीं होगी, ये डिप डायरेक्शन होगी विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल करके, ये ध्यान में हमेशा रखिएगा। कुछ लोगों को अगर कहा जाए कि अच्छा बताइए कि ये प्लेन डिप कर रहा है ऐसे, तो इसकी डिप डायरेक्शन क्या है, तो बच्चे कहते हैं सर डिप डायरेक्शन ये है। ये डिप डायरेक्शन नहीं है, डिप डायरेक्शन ये, क्योंकि हम लोग ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में हम लोग मेजरमेंट ले रहे हैं, हमारा स्ट्राइक का भी ले रहे हैं और हमारा डिप डायरेक्शन भी ले रहे हैं। अमाउंट ऑफ डिप जो होगा वो आपका ये होगा करके, ये वाला जो एंगल होगा विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल, ये आपका अमाउंट ऑफ डिप होगा। तो ये आगे देखते हैं इसमें, तो ये डिप जो है ये भी आपका एन इमेजिनरी लाइन है, कंस्ट्रक्टेड डाउन स्लोप ऑन अ बेडिंग प्लेन दैट मार्क्स द डायरेक्शन ऑफ इंक्लिनेशन। ठीक है, डिप डायरेक्शन इज ऑलवेज टेकन परपेंडिकुलर टू द स्ट्राइक डायरेक्शन। तो ये क्या कह रहे हैं यहाँ पे हमारा, कि जो भी डिप डायरेक्शन हमने लिया है, मतलब मान लीजिए कि आपका ये एक फोल्ड है इस तरह से, तो ये जो फोल्डिंग है आपका, इसको हम लोग अगर ये ले लें यहाँ पे, तो ये तो आपकी स्ट्राइक होगी, ये आपकी स्ट्राइक होगी आप, और ये डिप डायरेक्शन है आपका। तो ये हम लोग जो है इसको परपेंडिकुलर लेंगे हमेशा, तो ये डिप डायरेक्शन होगी आपकी, ये डिप डायरेक्शन। तो इसको हम लोग हमेशा परपेंडिकुलर मेजर करेंगे, और परपेंडिकुलर जो किया गया है उसको हम लोग कहेंगे ट्रू डिप। ये हम लोग ट्रू डिप कहते हैं इसको करके। तो डिप डायरेक्शन इज ऑलवेज टेकन परपेंडिकुलर टू द स्ट्राइक डायरेक्शन एंड विच इज नोन एज अ ट्रू डिप। अब ये हमेशा सही नहीं होगा, मतलब ट्रू डिप हमेशा मेजर नहीं होगी, क्योंकि फील्ड में जब खड़े हैं तो आप ट्रू इंक्लिनेशन ट्रू डिप ले रहे हैं या अपरेंट डिप हम लोग दूसरा कहते हैं ले रहे हैं, तो वो हमको पता नहीं, तो उसके बारे में भी आगे देखेंगे। लेकिन अभी जनरली हम लोग डिप डायरेक्शन के बारे में समझ लें और डिप क्या है करके। तो मान लीजिए कि ये आपका एक एक्सपोजर है, और फील्ड में जैसे मैंने कहा कि जनरली जो अमूमन ये चीज़ें हमको इतना आसानी से नहीं देखने मिलती है। तो हम लोग जब फील्ड में होते हैं, और जब भी आप भी जाइएगा फील्ड में, तो आपको जनरली ये दिखा जाएगा कि सरफेस पे ये तो सेक्शन है, सेक्शन भी आपको इतनी आसानी से नहीं मिलेगा, क्योंकि इसको देखने के लिए आपके पास काफ़ी एक इंसाइज्ड और
इरोडेड फेस होना चाहिए जो कि आपका सेक्शन मिलना चाहिए इसमें दिखे। तो मान लीजिए कि आपके पास इस तरह की कोई बेडिंग्स सरफेस पे नज़र आई जो कि सरफेस पे कुछ हद तक आपको दिखाई दे रहा है कि ये डिप कर रहे हैं इस डायरेक्शन में, और फिर आप इसमें चलते गए और यहाँ पे भी आपको इस डायरेक्शन में डिप करते हुए नज़र आ रहा है। तो फिर ये कह सकते हैं कि ये पोर्शन जो है ये आपका पूरा जो है ये एंटीक्लाइन है, जाने कि मतलब यहाँ से जो ये था ये आपका इरोड हो गया पूरा, ये पूरा आपका इरोड हो गया करके। तो ये हम लोग कहेंगे कि ये सेंटर ऑफ आपका एंटीक्लाइन है, या तो हम लोग इसको कहते हैं कोर ऑफ एंटीक्लाइन ऑल्सो हम लोग कहते हैं करके। और एक चीज़ और भी है जो कि हम इसमें यहाँ पे बताना चाहेंगे कि जो एज की बात कह रहे हैं हम लोग करके, कौन सा पुराना है कौन सा नया है। तो यूजुअली ये थंब रूल अगेन ये है कि आपका जो है अगर डिपोजिशन होगा आपका, तो आपका ये जो डिपोजिशन हुआ सबसे नीचे वाला जो लेयर है आपका ये ओल्डर है, क्योंकि ये पहले डिपॉजिट हुआ उसके बाद ही ये डिपॉजिट होने शुरू हुए। तो जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे सरफेस की तरफ आएंगे तो ये यंग होगा आपका। तो आपका यंगिंग सीक्वेंस हमेशा ये देखा गया, ये भी एक थंब रूल है आपका। तो ये एक लेके चलें, लेकिन जब इसको हमने फोल्ड कर दिया तो ये करीब करीब आपका कुछ ऐसे नज़र आएगा। ये मान लीजिए कि आपका गहराई में है, ये फिर आपका ये वाला था, फिर ये आपके पास ये है करके। तो ये जो है आपका ये मान लीजिए कि 1 2 3 हम लोग ले लें, तो ये आपका ये 3 है, ये 2 है, ये 1 है आपका। तो अगर इस तरह से हम लोग देखें इसको, तो ये आपका जो है ये यंग जो है ये कहाँ पे आया आपका, यंग जो है ये आपका टॉप पे है, ये यंग है, और ये जो है ये आपका ओल्डर है। तो ये ओल्डर जो है ये बेस में रह जाएगा आपका, जो कि कोर में रहेगा। तो अगर हम लोग कहें कि यहाँ से अगर हम लोग इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा ये चीज़, अगर इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं अलॉन्ग द डिप, ठीक है, डिप जिस डायरेक्शन में डिप है उस डायरेक्शन में अगर आप मूव करेंगे तो आपको क्या मिल रहा है, आपको यंग मिलेगा। तो इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो आपको यंग मिल रहा है। तो ओल्डर कहाँ है आपका, यहाँ है करके। तो अगर आप अगेंस्ट द डिप चलेंगे तो आपको यंग से ओल्ड मिलेगा। तो ये चीज़ भी हम लोग ध्यान में रखेंगे जब हम लोग मैपिंग के बारे में बात करते हैं करके। तो ये ओल्डर हो गया आपका, और ये जो पोर्शन है ये आपका हमने कहा ये कोर पोर्शन है आपका करके। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस पे और बात करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ फोल्ड्स की। फिर हम लोग इसमें बात करेंगे कि अगर मान लीजिए कि मेजरमेंट्स करते हैं तो इसका हम लोग क्या इसको कहाँ पे प्लॉट करके हम लोग समझ सकते हैं कि ये क्या एंटीक्लाइन है कि सिनक्लाइन है। और दूसरा एक होता है प्लंजिंग एंटीक्लाइन और प्लंजिंग सिनक्लाइन ऑल्सो, तो उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे। और फिर फॉल्ट्स के बारे में बात करते हुए आगे दूसरा इसकी एप्लीकेशन की बात करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हम लोग बात अभी तक की हैं करके, तो उसको भी हम लोग सॉइल स्ट्रेंथ के बारे में और रॉक स्ट्रेंथ के बारे में उसमें इनकॉर्पोरेट करके फिर अपना आगे इवैल्यूएशन जो होता है करके हम लोग टेरेन इवैल्यूएशन करते हैं, उसमें ये सारी चीज़ें कंपोनेंट जो हैं इसको बात करेंगे। क्योंकि ये फोल्ड्स जो हैं और यही इसमें जब आपका डिफॉर्मेशन की वजह से आपकी जो जब हम लोग टनलिंग करते हैं तो उसमें किस तरह के कंपोनेंट्स को हम लोग देखते हैं करके कि कितना एरिया फ्रैक्चर्ड है, कितना एरिया शेयर्ड है, उस बारे में उसकी ओवरऑल रॉक क्वालिटी की बात करते हैं। तो इसमें हम लोग आगे बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। नमस्कार।